जी हाँ जी कुमारी वाली वो मेरी खराब है काली पे है वाली कितने वाली दे है शायद कितने तो आवाज नहीं आती ऐसा ही नहीं नहीं मैंने रात आपको नहीं लगी काली वाली अच्छी पई हुई मैं कितनी लगी थी मेरा दियो भी ना वो सोने दे वो सोने जल्दी ले आ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦੇ Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone to the session 1 of workshop on empowering beginners with GIS. I hope I am audible. Yes, you are. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I hope आप सबने हमारा वार्म अप सेशन अटेंड किया होगा और आज हम बेसिकली सेशन 1 की तरफ आए हैं जिसमें हम लोग GIS, रिमोट सेंसिंग और उसकी एप्लीकेशंस की तरफ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और फर्दर एक हमारी एक्सरसाइज होगी गूगल अर्थ पे। तो लेट्स बिगिन विद टुडेस एजेंडा कि आज हमारे पास चीज़ें क्या होंगी। यही तो टाइम है चंगा ना। So we are here at session 1 with GIS and its applications. इससे पहले जो हमारा एक वार्म अप सेशन था उसमें हम लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने की प्रैक्टिस की, इंक्लूडिंग गूगल अर्थ प्रो एंड QGIS, और इसी के साथ साथ आप सबने आई होप USGS अर्थ एक्सप्लोरर पे अपना अकाउंट बना लिया हो। Yes, ma'am. आज हम बात करेंगे हमारा जो फर्स्ट 8:30 to 9 o'clock तक हमारा जो टाइम होगा उसमें हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ जाएंगे GIS की, उसके डाटा सेट्स किस तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से यूज हम कर सकते हैं, टूल्स क्या होते हैं, इसी के साथ साथ सैटेलाइट्स और सेंसर्स ये सब कैसे काम करता है, रिमोट सेंसिंग का किस तरह से एक प्रोसेस चलता है, किस तरह से सैटेलाइट्स डाटा एक्विजिशन करती हैं फिर हम उसे डाउनलोड करते हैं अपने पास। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास पूरी अर्थ है उसको हम अपने मैप पे, अपनी स्क्रीन पे कैसे लाते हैं। तो उसके लिए हमें बेसिकली जियो रेफरेंस या कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम हमें डिस्कस करेंगे, हम लोग उसे समझेंगे। इसी के साथ साथ हमारी एक एक्सरसाइज होगी गूगल अर्थ प्रो पे, और उस एक्सरसाइज में हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन हुई भी जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग कि हमारे पास किस तरह से उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, सेकेंडरी कोऑर्डिनेट सिस्टम अगेन, एंड देन क्रिएटिंग लेयर्स, बेसिकली क्रिएटिंग KMZ और KML फाइल बनाना हम सीखेंगे, पॉइंट, पॉलीलाइन या पॉलीगॉन की। और उसके बाद फर्दर हम बाकी चीज़ें कुछ अपनी देखेंगे कि स्पेशल टेम्पोरल एनालिसिस कैसे होती है, या फिर इमेज की जियो रेफरेंसिंग या उसको ओवरले कैसे कराते हैं गूगल अर्थ प्रो में, और आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई एक्टिविटी है तो उसका रेडियस इम्पैक्ट एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद आप सबको एक होमवर्क और एक असेसमेंट करना होगा जिसमें आप सबको गूगल फॉर्म एक आखिर में बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा, और उस फॉर्म में आप लोगों को चंद क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें आप लोगों ने फिल करके सबमिट करना होगा। और सेकेंडली आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, सिंपली एक मैप बनाना होगा, समझ लें। तो आप वो बनाने के बाद जो हम गूगल अर्थ प्रो पे आज सिखाएंगे वही बनाने के बाद अपलोड करना है, और इनके मार्क्स भी होंगे और इन्हीं इवैल्यूएशन के बेसिस पे आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं अगेन रिपीट कर दूं कि हमारे अब 5 सेशंस होंगे आज का सेशन मिला के, तो इन 5 सेशंस में आपकी अटेंडेंस और इसके अलावा आपका जो असाइनमेंट सबमिशन होगा विद मैप या विद प्रोजेक्ट, ये सब आपके बेसिस उन बेसिस पे ये थी हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। और अब हम चलते हैं आगे सेशन की तरफ।
GIS एंड रिमोट सेंसिंग का आई होप आप सबको पहले से अंदाजा हो, क्योंकि कुछ लोग ने शायद कोर्स पढ़ा भी हो या कुछ इसमें एडवांस लेवल पे काम भी कर चुके हो या इंटरमीडिएट, आई होप। तो GIS और रिमोट सेंसिंग साथ साथ ही हमें सुनने में मिलती है टर्म्स। वो ऐसा तो ऐसा है कि GIS इज बेसिकली अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ GIS में हमारे पास सिर्फ एक चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स, योर हार्डवेयर, पीपल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आर अर्थ, आर स्पेस। ये पूरी एक पूरा एक सिस्टम होता है जो सब मिलके जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाता है। और रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि रिमोटली ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस पर कैसे काम कर सकते हैं, या सैटेलाइट्स किस तरह से रिमोटली डाटा को एक्विजिशन करके हम तक पहुंचाती हैं। ये सब कुछ एक कॉम्बिनेशन है जो कि मिलके जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग का एक फील्ड है पूरी एक। इसी के साथ साथ आप लोग मुझे ये बताएं कि चैट में आप लोग अपना आंसर मुझे डिस्कस कर बता सकते हैं कि आप लोगों के हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, क्या हम भी रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं? हमारे अंदर रिमोट सेंसिंग का एलिमेंट पाया जाता है? आप लोगों ने सुना होगा ना 5 सेंसेस ह्यूमन बॉडी में, तो उनमें से कौन से सेंसेस ऐसे हैं आप लोगों के चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो रिमोट सेंसिंग का काम करते हैं? थर्मल, या स्मेलिंग, साइटिंग एंड हियरिंग। हमारे 3 जो हमारे सेंसेस हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर वी हैव आवरसेल्फ, हमारा अपना एक रिमोट सेंसिंग का सिस्टम है। तो जिस तरीके से हम लोग दूर बैठे किसी चीज को सेंस कर सकते हैं इधर बाय साइटिंग, बाय हियरिंग और बाय स्मेलिंग, तो वैसे ही रिमोट सेंसिंग में भी हम इसी तरह की कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कि हमारी सैटेलाइट्स कैसे वर्क करती हैं, हाउ दे कैप्चर डाटा, हाउ दे नोट द सिग्नल्स जो भी उन्हें स्पेक्ट्रम की रेडिएशंस मिल रही हैं। तो इसी तरीके से हम GIS की तरह एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि क्या इसकी एक डेफिनेशन है। GIS की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, there are multiple definitions and proposed by multiple scientists। हर तरह की फील्ड के लोग इसे अपने काम के हिसाब से डिफाइन करते हैं, बट इसमें मैं ये बात करूंगी कि इसमें क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जो कि अभी हमने पहले भी बात की, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग खुद इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन हमें ही करनी होती है। GIS की एवोल्यूशन बेसिकली हुई कैसे? क्योंकि जब बिल्कुल स्टार्ट था ह्यूमन लाइफ का, तो जब किस तरह से लोग अपना काम, जगह को, किसी जगह को कैसे याद रखते थे, क्योंकि नाम तो कंट्रीज के अब हुए ना जब जिसकी इंडिपेंडेंस हुई साथ साथ, तो पहले क्या था कि लोग इस तरह ही याद रखते थे कि वहाँ की फेमस चीज क्या थी। तो फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी है, ये इसमें काफी लोगों को टाइम लगा, एवोल्यूशन हुई साथ साथ GIS की। मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी, आई थिंक सेशन के टाइम के हिसाब से इतना ही काफी है कि ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुई हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, GIS में बेसिकली अपना डाटा इनपुट, स्टोर, रिट्रीव, मैनिपुलेट, एनालाइज और आउटपुट, उसके बाद हम कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी से शेयर कर सकते हैं फॉर नॉलेज पर्पस या एनीथिंग एल्स। GIS की अगर मैं डाटा सेट्स की बात करूं तो ये 2 तरह का होता है, स्पेशल एंड नॉन स्पेशल। लेट सपोज आप अपना रैंडम गूगल सर्च बार में गए और आपने टाइप किया हॉस्पिटल्स इन कराची या एनी अमेनिटी इन कराची या इन एनी सिटी और एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, तो आपके पास जरा आप लोग देखिए गूगल पे 2 तरह की इंफॉर्मेशन आपको रिसीव होगी, जो आपका आउटपुट होगा। उसमें आपको मैप भी मिलेगा, जहां आपको इन दी फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, इन दी फॉर्म ऑफ लाइंस, इन दी फॉर्म ऑफ पॉलीगॉन्स आपको लोकेशन पता चल रही होगी। और सेकेंडली उसी के साथ साथ इन पैरेलल विद दैट आपको थोड़ा सा नॉन स्पेशल डाटा भी मिलेगा, विच कंप्राइज ऑफ एरिया, लैंड, पॉपुलेशन। और अगर आप किसी 2 जगह का, लेट सपोज आपने डायरेक्शन निकालनी है, तो आप लोगों को डायरेक्शन मिलेगी, वहाँ की फर्दर एट्रीब्यूट्स मिलेंगे आपको उस जगह के। इन GIS टर्म हम इन सब चीज़ों को कहते हैं एट्रीब्यूट्स। अगर मैं स्पेशल डेटा पे मजीद डिस्क्राइब करूँ तो स्पेशल डाटा फर्दर 2 तरह का होता है, वेक्टर
वेक्टर एंड रास्टर। आप सब में से आई होप कि आप एक्सक्यूज मी मैम, सबको ये आप कुछ में से लोगों का मेजॉरिटी को वेक्टर माइक और रास्टर का डिफरेंस पता होगा, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा खुद बताती कुछ चलूँ। लोगों का माइक वेक्टर में ऑन है। बेसिकली हमारे पास पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगॉन्स होते हैं जिनका पिक्सल से कोई ताल्लुक नहीं होता, जैसा कि रास्टर में एक चीज हमारे पास पिक्सल्स की फॉर्म में आती है। इस इमेज में आप लोगों को देख के ये देखिए बिल्कुल जो यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज पॉइंट्स वाला जो हमारे पास वेक्टर का फ्रेम है, उसमें जो पॉइंट्स वेक्टर में लगे हुए हैं वही पॉइंट्स रास्टर में इन दी फॉर्म ऑफ पिक्सेल्स हैं। सिमिलरली हमारे पास लाइक ये रिवर्स का या लाइन की फॉर्म में एक डाटा आ रहा है, पिक्सल की फॉर्म में अगर मैं देखूँ रास्टर में तो ये पिक्सेल्स और बॉक्सेस की फॉर्म में आपको मिलेगा। तो वैसे ही हमारे पास इनकी फर्दर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे जो दो फ्रेम्स नजर आ रहे हैं, दीज आर रास्टर डाटा वेक्टर डाटा सेट्स, और जो राइट हैंड पे है ये दोनों वेक्टर रास्टर डाटा सेट्स हैं। ये एक रिसर्च पेपर से मैंने इमेज लिया है और इस पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फर्दर बता सकती हैं कि वेक्टर और रास्टर डेटा में क्या मज़ीद चीज़ें हैं और हम इसे कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने स्टडी एरिया पे। तो ये लिंक्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी, जिनको अगर चाहिए हो या जो इंटरेस्टेड हो वो मुझसे ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर डाटा सेट्स की, पॉइंट, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, और आज हम बेसिकली गूगल अर्थ प्रो पे इन्हीं को ड्रॉ करना सीखेंगे विद स्टार्टिंग विद KMG या KML। थोड़ी सी यहाँ पे एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे वेक्टर डाटा सेट्स की कि किस तरह से हम इसे अपने रिसर्च फील्ड में अप्लाई या अपने रिसर्च फील्ड में यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस इमेज में आपको वेक्टर और रास्टर दोनों मिलेंगे इन पांचों डाटा फ्रेम्स में। वो इस तरह कि इसमें जो नीचे लेयर है ना, कलर्ड लेयर जो है, जो स्टार्ट हो रही है ग्रेइश शेड से लेकर डार्क ग्रीन शेड तक, ये हमारे पास बेसिकली रास्टर की इमेज है जिसको इन्होंने इंटरपोलेट किया हुआ है। और उसके ऊपर जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, दीज लाइंस आर वेक्टर डाटा, और ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है वेक्टर और रास्टर का। सिमिलरली ये वाली इमेज आप देखें, यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो पॉलीगॉन्स हैं उन्हीं के ऊपर लाइन से उनकी बाउंड्री डिस्क्राइब कर दी यूजिंग वेक्टर फाइल्स, यूजिंग लाइंस, यूजिंग पॉलीगॉन्स डाटा। साथ साथ आप लोगों को एप्लीकेशंस भी बताती चलूँ कि ये वेक्टर डेटा हमारे पास अर्बन हीट आइलैंड में या किसी और लैंड सरफेस टेम्परेचर मैपिंग में इजीली हम उसे यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद रास्टर डाटा। रास्टर डाटा में क्या होता है कि ये हमारे पास एक एरे होती है, आप समझ लें कि रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, लाइक जस्ट लाइक हमारा जो मैथमेटिक्स की या जिस तरह हमारी नोटबुक हुआ करती थी, या यू कैन से दैट एक्सेल शीट जैसे होती है हमारी। तो कंप्राइजिंग रोज एंड डिफरेंट कॉलम्स, हमारे पास मल्टीपल पिक्सेल्स की फॉर्म में डाटा होता है, और हर पिक्सल का काम ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन का एरिया कवर कर रहा हो। और ये जो पिक्सल होता है इसका, हर रास्टर इमेज का पिक्सल, ये डिटरमिन करता है आगे जाके हमारी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन कितनी है। लेट सपोज के मैं अगर बात करूं, ये जो एक बॉक्स है हमारा राइट हैंड पे जो इमेज आ रहा है, आप कहें कि ये 5 मीटर बाय 5 मीटर का बॉक्स है, लेकिन अगर मैं इसके 4 बॉक्सेस को मिलाकर एक पिक्सल कंसीडर कर लूं तो आप इसे क्या कहेंगे कि ये लेट सपोज 25 बाय 25 मीटर का एक पिक्सल है। तो इसका साइज वेरी करता है रास्टर पिक्सेल्स का, और यही आगे जाके डिटरमिन करता है कि आपकी सैटेलाइट इमेजरी की रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है। मैं बार बार स्पेशल रेजोल्यूशन का वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ वो आगे जाके हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन की टाइप्स में। रास्टर डाटा की कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये भी एक रिसर्च स्टडी है जिसमें मैंग्रोव्स पे काम हुआ हुआ है, रिसेंट स्टडी है ये, और ये सैंडस्पिट का एरिया है जहां हमें बताया जा रहा है कि मैंग्रोव कवर या चेंज असेसमेंट कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग रास्टर डाटा सेट्स। जीआईएस के सॉफ्टवेयर्स और जितने भी टूल्स हैं हमारे पास, यहाँ मैं कुछ उनका जिक्र करूंगी कि अभी हमारी रिसर्च में हम 2 सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग QGIS एंड गूगल अर्थ प्रो। ऑलराइट, बट इस वक्त जो सबसे पावरफुल मैं कहूँगी जो सॉफ्टवेयर कंसीडर किया जाता है, या पावरफुल इन द सेंस कि ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। अब पावर सबकी अलग अलग है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि आपके पास आर्क मैप या ArcGIS प्रो जो है वो कंप्लीट पैकेज है, आप हर काम उस पर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ काम आर्क मैप पे कर सकते हैं, कुछ ArcGIS प्रो पे हो सकता है, कुछ
जो है आप लेट सपोज गूगल अर्थ पे कर सकते हैं, इजीली है। प्लीज तो ये आप जिनका उसमें बहुत माइक आराम से ऑफ काम कर है सकते हैं। ऑन इसी है तरीके वो से ऑफ कर लें। और भी सॉफ्टवेयर हैं, ग्लोबल मैपर है, मैप सर्वर है, जियो सर्वर है। कुछ लोगों ने इनको एक्सप्लोर भी किया हुआ होगा, आई नो। लेकिन अभी फिलहाल हमारी ट्रेनिंग गूगल अर्थ प्रो और QGIS से, जो रेड बॉक्स के अंदर डिस्प्ले हुए हैं। यहाँ पे कुछ और भी सॉफ्टवेयर के नाम हैं जो आई होप यहाँ भी हो पिक्चर में। ये सब भी आप लोग यूज कर सकते हैं। लाइक मैप्टीट्यूड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है क्लाउड बेस्ड गूगल अर्थ इंजन, जो कि बहुत ही आजकल बहुत इन हुआ है। हर कोई गूगल अर्थ इंजन को अप्लाई कर रहा होता है अपनी रिसर्च में। बट गूगल अर्थ इंजन देखें आप, उसकी कितनी पावर है कि वो हर तरह का डेटा आपको विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स आपके पास डाटा प्रोसेस होके आ जाता है। बट मसला क्या है, उसकी क्या लिमिटेशंस है कि आप उसे उस पर मैप ड्रॉ नहीं कर सकते, आप उसमें लेआउट नहीं बना सकते। तो आपको डेफिनेटली किसी सेटअप वाले सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि आर्ट मैप है या QGIS है। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर GIS वर्क मैंने पहले भी डिस्कस किया था, और मैं आज ही बता दूं कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स का भी प्रीवियस स्लाइड में जिक्र हुआ है, उन सब के लिए आपको मिनिमम आपको ये सारी स्पेक्स चाहिए होंगी लाजमी। तो अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा फर्दर GIS के एडवांस काम की तरफ जाते हैं तो आई वुड रेकमेंड यू कि अब आप लोग 5th या 6th जनरेशन से निकल के 10th या 11th जनरेशन पे आ जाएं। क्योंकि GIS का काम ऐसा है कि कुछ सिस्टम्स हीटअप भी जल्दी हो जाते हैं, तो वो सिस्टम फिर उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं रहती। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि अपना सिस्टम अपग्रेड करें। जैसे कुछ लोग ग्रुप में भी बात कर रहे थे कि 32 बिट था, तो उन्होंने 64 बिट अपग्रेड किया तो उनका काम सही चलने लग गया। सैटेलाइट्स एंड सेंसर्स की तरफ अब हम आते हैं। ये सब कुछ ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो नासा ने इस वक्त लॉन्च की हुई हैं, कुछ अपकमिंग हैं। इन सब की डिटेल्स आपको नासा मिशन से भी मिल जाएंगी। बट फिलहाल अभी हम आगे इनकी डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं कि सैटेलाइट्स और सेंसर्स कैसे काम करती हैं और इनका आपस में कैसे रिलेशन होता है। सैटेलाइट और सेंसर डिफरेंस क्या है? बेसिकली सैटेलाइट एक इंस्ट्रूमेंट आप कह लें कि मतलब एक पूरी एक डिवाइस हो गई या एक पूरी कंप्लीट बॉडी हो गई। अब उस पर मल्टीपल सेंसर्स इंस्टॉल हुए होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी पिक्चर में राइट हैंड साइड पे सैटेलाइट के ऊपर कितने सारे सेंसर्स इंस्टॉल हुए हैं। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है, मैं इनकी फर्दर डिटेल में नहीं चाहूंगी, बट जस्ट फॉर एन ओवरव्यू के व्हाट इज अ सैटेलाइट एंड व्हाट आर सेंसर्स, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे डिस्प्ले की हुई स्लाइड। नेक्स्ट, आप सबको पता ही होगा कि हमारी नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की मून है। वैसे ही जिस तरह मून अर्थ के रोटेट रिवॉल्व कर रहा है, उसी तरीके से जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो भी अर्थ के रिवॉल्व कर रही हैं। और किस तरह से ये काम करती हैं, इनका जो बेसिक एक सिस्टम है, फंक्शन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से काम करता है। जितनी भी सैटेलाइट्स हैं तो मोस्टली उनको सन की प्रेजेंस में ही काम करती हैं। कुछ एक्टिव होती हैं, कुछ पैसिव होती हैं। तो कुछ सैटेलाइट सन की प्रेजेंस में काम करती हैं, कुछ नहीं करती। उनकी टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। बट सन इज अ बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनकी वजह से हमारा पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। और सैटेलाइट्स डाटा को डिटेक्ट करती हैं, हमारा बताती हैं कि अर्थ पे इस वक्त क्या चीज़ अवेलेबल है। फर्दर अगर आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है सैटेलाइट्स एंड सेंसर्स के बारे में, तो दिस इज द लिंक नासा मिशन, आप लोग सिंपली टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मैंने बात की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उनका पूरा एक कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। और इस स्पेक्ट्रम में से बेसिकली है क्या, डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं जो कि सन से आती हैं, कुछ हमारी अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करती है। एनवायरमेंटल साइंस और ज्योग्राफी वगैरह के स्टूडेंट्स को आई होप इसका आइडिया हो। और उनमें से एक स्पेक्ट्रम, एक विंडो होती है विजिबल रेज की। विजिबल में वही जो हमारे 7 कलर्स हैं, जैसे रेनबो की होती हैं 7 रेज, तो वैसे ही हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की आपने देखा होगा कि हर फील्ड में ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस हैं। अगर आप बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की, तो वहाँ पर भी एप्लीकेशंस हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, वहाँ पर भी एप्लीकेशंस हैं। मीन्स केमिस्ट्री लैब से लेकर स्पेस साइंस तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अप्लाई होता है। इवन आप लोग कोई पैथोलॉजी की भी स्टडी करें तो उसमें भी आपको टिश्यूज वगैरह की, मतलब पब्लिक हेल्थ साइंस में भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। क्योंकि ये आपको बेसिकली ये बताता है सही से कि कौन सा स्पेसिफिक एलिमेंट है और कहाँ है। वैसे ही हमारे पास जैसे कि लेट्स सपोज ट्रीज की बात हो रही है, मुझे ट्रीज आइडेंटिफाई करने हैं या मुझे बाकी चीज़ें करनी है, तो वो सब चीज़ें हैं इसी तरीके से।
नाउ हम लोग ये देखेंगे कि वेजिटेशन का इंटरेक्शन कैसे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से, किस तरह से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो आके वेजिटेशन को हिट करती हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, और फिर जो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं वही सैटेलाइट बेसिकली जाके उन्हें डिटेक्ट करके बताती कि हाँ यहाँ पर वेजिटेशन है, हेल्दी है, डेड है, या मिडल मतलब बीच का कोई है ऐसा जो ग्रीनिश है लेकिन वो वेजिटेशन नहीं है। तो इस तरह से हमें हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा होता है कि रेडिएशन जब सन से आ रही हैं, विजिबल भी हैं, उसमें इंफ्रारेड भी है, उसमें नियर इंफ्रारेड भी हैं, तो ग्रीनरी जो होती है, जो ग्रीन हमारा जो स्टोमेटल लीव्स होते हैं प्लांट्स के, जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन होता है, वहां पर ब्लू एंड रेड रेस एब्जॉर्ब हो जाती हैं, मतलब मैक्सिमम उनका जो पोर्शन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि ग्रीन ग्रीन रेस और इंफ्रारेड रेस ये दोनों रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं लीव्स से ग्रीन कलर से। तो हम लोग क्या देखते हैं, लीफ का कलर ग्रीन देखते हैं, वो बेसिकली इसीलिए देखते हैं क्योंकि ग्रीन लाइट को लीव्स रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, और इंफ्रारेड रेडिएशन भी लीव्स रिफ्लेक्ट करते हैं, मगर हम नहीं देख पाते इंफ्रारेड क्योंकि वो विजिबल नहीं है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। तो इसीलिए जो एनडीवीआई हम निकाल रहे होते हैं, जिन लोगों ने अप्लाई की होगी उन्हें पता होगा कि एनडीवीआई का फॉर्मूला ऐसा ही होता है, एनडीवीआई माइनस रेड, एनडीवीआई प्लस रेड। तो उसका बेसिकली मकसद यही होता है कि आपकी जो नियर इंफ्रारेड और जो ग्रीन रेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं, आप उन्हीं के जरिए वेजिटेशन को डिटेक्ट करते हैं। अब वेजिटेशन में जितना ज्यादा क्लोरोफिल मटेरियल होगा, जितने ग्रीन लीव्स होंगे, आपके पास उतनी ही ग्रीन रेस रिफ्लेक्ट बैक होंगी और इसीलिए आपको वो चीज ग्रीन नजर आएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में भी ऐसा ही होता है कि वाटर का कलर हमें ब्लूइश या जहाँ पे थोड़ा बहुत क्या नाम है उसका, यूट्रोफिकेशन टाइप चीजें होती हैं, वहां पे हमें ग्रीनिश या ब्लू शेड आएगा। उसका रीजन यही होता है कि वाटर जो है वो ब्लू लाइट को, या जो हमें कलर दिख रहा है उस कलर की वेवलेंथ को बेसिकली रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होता है। ऐसे ही एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी दिस इंक्लूड्स द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट्स जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे पास थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन में, या ट्रांसमिटेंस हो सकती है, इमिटेंस हो सकती है। तो रेडिएशन जो हमारी रेडिएशन सन से आ रही है और जो हमारी अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है, एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन है वो उसे डिस्टर्ब कर सकती है किसी भी तरह से। नाउ हमारे पास सैटेलाइट्स का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है। सबसे पहले तो सन से रेडिएशन आई, हमारे ऑब्जेक्ट पे रेस फॉल हुई, सन रेडिएशन फॉल हुई। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज कि ग्रीनरी है या प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में कुछ हद तक रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाएंगी और कुछ रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाती हैं या कंप्लीट रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ हद तक मेजॉरिटी जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, जैसे कि लेट सपोज ब्लू एब्जॉर्ब हो गई और रेड एब्जॉर्ब हो गई। अगर मैं प्लांट की बात करूँ, ग्रीन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। फिर उस ग्रीन को सैटेलाइट ने डिटेक्ट किया और मॉनिटरिंग स्टेशन पे जैसे कि नासा पे या कहीं और इस डाटा को सेंड कर दिया सिग्नल्स के जरिए। अब वो सिग्नल्स या जो भी डाटा हमारे पास रिसीव हुआ है वो कहीं स्टोर हो रहा है, जैसे कि अर्थ एक्सप्लोरर की एक वेबसाइट है, वहाँ पे नासा वालों ने अपलोड किया हुआ है। फिर हम उसको एक्विजिशन करते हैं यूजिंग, जैसे कि आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया अपना, और फिर उसको हम अपने पास एनालाइज करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद रिसर्च के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स लिखी हुई है कि एनर्जी सोर्स इज द बेसिकली द सन, then radiation and the atmosphere interaction with the target या target is the object here, और फर्दर इसी तरीके से करते करते आप लोग उसकी एप्लीकेशन तक जाते हैं। सैटेलाइट्स की क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत तरीकों से हो सकती है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स, फर्दर। तो मैं इसमें बात करूंगी कुछ इनमें से कुछ की, जैसे कि ऑर्बिट की बेसिस पे हम अगर क्लासिफिकेशन करते हैं पोलर ऑर्बिट या नॉन पोलर ऑर्बिट, ये वो सैटेलाइट्स होती हैं जो कुछ ऐसी हैं जो नॉर्थ से मूव करती हैं साउथ की तरफ आती हैं, तो उन्हें हम कहेंगे कि वो किस तरह से मूव कर रही है। जैसे कि लेट सपोज जो आपके पास लेफ्ट हैंड पे जो इमेज है, वहां पर देखें सैटेलाइट ने मूव करना शुरू किया फ्रॉम डाउन अपवर्ड टू डाउनवर्ड, बट ये इसका जो एक ऑर्बिट है या जो इसका जो एक रास्ता है सैटेलाइट का,
वो इतना वो वर्टिकल क्यों है, या लेट से कि वो एक कर्व में क्यों आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ हर एक घंटे पे कुछ ना कुछ किसी हद तक रोटेट कर रही है अपने ही एक्सिस पे। तो इसीलिए सैटेलाइट को जहाँ आना होता है वो उसके हिसाब से थोड़ा सा हमारा जो इसका ऑर्बिट है वो टिल्ट हो जाता है दूसरी तरफ। तो इसीलिए हमारे पास ये कुछ इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। दूसरी तरह की जो सैटेलाइट्स है जो कि हमारी इक्वेटर के साथ साथ कर रही हैं रिवॉल्व, तो उनमें भी कुछ ऐसी ही चीजें होती हैं कि आपको सीन एक लाइन से नहीं मिलेगा, आपको जरा सा थोड़ा सा एंगल उसका चेंज हो जाएगा। और हर सैटेलाइट का अपना एक अलग ऑर्बिट होता है, जैसे कि लैंडसैट का अलग होगा, मूडिस का अलग होगा, सबका स्पेशल रेजोल्यूशन सबकी चेंज होगी, अपने अपने हिसाब से सब सैटेलाइट्स डेटा लेती हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपका जो स्टडी एरिया है वहाँ से किस टाइम पे कौन सी सैटेलाइट कितनी स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ, कितनी टेम्पोरल रेजोल्यूशन के साथ वहाँ से गुजर रही है, और आपके लिए कौन सी मोस्ट सूटेबल वन है। ऑर्बिट की बेसिस पर एक और इनकी क्लासिफिकेशन है सैटेलाइट्स की, जिसमें कुछ शामिल हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जो जिनका जियो स्टेशनरी जिनका ऑर्बिट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इलस्ट्रेशन में भी कि मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस आपके पास आएंगी। ये जो अर्थ के ऊपर एक येलो कलर का जो एक सर्कल आ रहा है ना, वो बता रहा है कि ये सैटेलाइट इतना एरिया कवर कर रही है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नेक्स्ट इज लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। तो अब आप देखिए कि इसका जो विड्थ है, जो इस सैटेलाइट का डाउनलोड डाटा लेने का जो एक ऑर्बिट है, या इसका जो एक पर्टिकुलर राइट ऑफ वे है, वो कम है एज कम्पेयर टू जियो स्टेशनरी। ये एक सर्कल की फॉर्म में ले रही है डाटा। तो ये कुछ ऑर्बिट की बेसिस पर सैटेलाइट की टाइप्स थी। अब हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग या एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट्स की। तो यहाँ पर देखें कि क्या हो रहा है। अगर मैं पैसिव की बात करूं, पैसिव वाले केस में क्या होता है कि जो सनलाइट हमारे ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, अब वो सनलाइट कुछ ना कुछ हमारे ऑब्जेक्ट ने या हमारे टारगेट ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली और कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर ली, तो डेट इज कॉल्ड पैसिव रिमोट सेंसिंग। बट एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो सैटेलाइट है वही सिग्नल भेजती है और टारगेट ही उसके रिस्पॉन्स में फिर रिफ्लेक्ट बैक करता है सिग्नल्स। तो वो सिग्नल्स डिटेक्ट करती है हमारी सैटेलाइट, जिसमें सैटेलाइट इटसेल्फ खुद ही काम करती है, खुद ही सिग्नल भेजती है, खुद ही उन्हें बाद में रिसीव करती है, वो कहलाती है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। बट जो लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग, उसमें क्या हो रहा है कि इन दी प्रेजेंस ऑफ सन हमारे पास सैटेलाइट काम कर रही है। सन ने जो रेडिएशन ऑलरेडी हमारे ऑब्जेक्ट को या हमारे टारगेट को भेजी हुई है, वही रिफ्लेक्ट बैक होकर जब रिसीव होंगी तो फिर उन्हें हमारी सैटेलाइट डिटेक्ट करेगी। आई होप इस इलस्ट्रेशन से आपको एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस समझ आया होगा। Yes, ma'am. रेजोल्यूशन की बेसिस पर अगर हम सैटेलाइट्स को क्लासिफाई करें तो उसकी फर्दर कुछ 4 तरह से क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन की बेसिस पर, टेम्पोरल रेजोल्यूशन की बेसिस पर। ये स्पेशल रेजोल्यूशन है, आप देख सकते हैं कि पिक्सल का साइज यहाँ पे किस तरह से चेंज हो रहा है। इसी तरीके से टेम्पोरल रेजोल्यूशन, टेम्पोरल में क्या है हमारे पास कि सैटेलाइट ने उसी जगह को रिविजिट कब किया है। जैसे कराची से अगर आज लैंडसेट गुजरी है तो वो 15 या 16 दिन बाद गुजरेगी, तो ये उसकी टेम्पोरल रेजोल्यूशन है। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन हमारे पास उसके बैंड्स के ऊपर काम करते हैं, वेवलेंथ के ऊपर काम करते हैं कि लैंडसेट के लेट्स सपोज 7 to 11 बैंड से लैंडसेट 8 के, अब 9 भी लॉन्च होने वाली कमिंग सून इन सितंबर 2021। मोडिस के 36 बैंड है। इसी तरीके से बाकी हर सैटेलाइट के अपने अलग अलग नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इट डिस्क्राइब द सेंसर एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट डिफरेंसेस इन एनर्जी और रेडियंस। यानी कि आपके पास एक तरफ लेट सपोज के बहुत तरह का आपके पास टारगेट है, वेजिटेशन भी है, वाटर भी है, और साथ ही साथ आपके एटमॉस्फेयर की डिस्टर्बेंस भी है। तो कौन सी सैटेलाइट कितनी हद तक आपको क्लियरली इमेज डिस्प्ले करती है, वो इसकी रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन होती है। और इस पे आप लोग फर्दर खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, मजीद डिटेल में नहीं जाए। प्रोसेसिंग लेवल्स होते हैं सैटेलाइट डाटा के कुछ, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम करना चाह रहे हैं। यू मे एक्सप्लोर इट लेटर। और 3D अर्थ को 2D मैप्स पे लाना, किस तरह से हम काम करते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपके पास हमारी अर्थ क्योंकि 3D फॉर्म में है,
अब अगर मैं उसको फ्लैट फॉर्म में कंसीडर करूं, जैसा कि यहाँ जो इमेज बॉटम पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि आपका जो पॉइंट यहाँ आ रहा था नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बिल्कुल बीच में, अगर आप देखें तो वो पॉइंट आपको जब आप अपने 2D मैप पे उसको देखेंगे तो वो पॉइंट किस तरह से आएगा। अभी वो पॉइंट बिल्कुल देखें आपको लग रहा होगा कि मिड में है, बट ऐसा नहीं है। जब आप उसे अपने 2D मैप पे खोलेंगे, सही से समझने के फ्लैट फॉर्म में देखेंगे, तो वो आपके पास किस तरह से साउथ या वेस्ट की तरफ आ रहा होगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी आप सब में से मोस्टली आप लोगों को होगा आइडिया कि होता क्या है, किस तरह से हम इसको मेजर करते हैं, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। इसको अभी मैं एक्सरसाइज में फर्दर बताऊंगी, इसीलिए यहाँ पे अभी इतना ही हम इसको रहने देते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में हम इसे मज़ीद डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे भी कुछ मैंने चीज़ें आप लोग के लिए डिस्प्ले की हुई हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर किस तरह से हमारी अर्थ की हम जोनेशन कर सकते हैं अपने लिए। अच्छा, अब चलते हैं ऑब्जर्वेशंस या एप्लीकेशंस की तरफ कि आप अप्लाई इसे कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मरीन एंड ओशनोग्राफी, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स मैंने एक्सप्लेन की हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ नहीं लिखी हुई। लेट से 3D मैपिंग, 3D विजुअलाइजेशन या फिर प्रोग्रामिंग की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो हर तरह की फील्ड यहाँ पे मेंशन हुई हुई है, बट नॉट लिमिटेड टू ओनली दीज। आप इसको अपने अपने काम में बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग फर्दर एडवांस टूल्स। ये ट्रेडिंग बिल्कुल बिगनर्स के लिए थी, इसीलिए हमने यहाँ पे बिल्कुल एक ओवरव्यू दिया है हर चीज का। वी आर नॉट गोइंग इन दी डिटेल। अब जो हमारी एक्सरसाइज है, आप लोग इस मीटिंग को रीजॉइन कियागा, हम लोग आपको ये लिंक दे देंगे दोबारा। इसी सेम लिंक से आप लोगों ने ज्वाइन करना है आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, और फिर हम उसमें एक छोटी सी गूगल अर्थ प्रो पे एक्सरसाइज करेंगे। और उस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होगा कि हम सबसे पहले उसमें डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड काम करते हैं, कोऑर्डिनेट्स के और कितने तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, यूटीएम, मर्केटर, जीएसएम, पॉइंट, पॉलीलाइन या पॉलीगॉन कैसे क्रिएट की जा सकती है, और गूगल अर्थ पे हम अपने एरिया को बैकडेट करके कैसे देख सकते हैं, इमेज की जियो रेफरेंसिंग या ओवरले हमें किसी भी इमेज को कैसे करवा सकते हैं, वो एक एक्सरसाइज भी आज मैं करवाऊंगी यूजिंग अ वेरी रफ इमेज। इसी के साथ साथ आप लोगों को फाइनल एक रेडियस इम्पैक्ट एनालिसिस सिखाई जाएगी, और फिर आप लोगों से एक मैप बनवाऊंगी मैं, जो कि आप लोगों का होमवर्क होगा। एक मैं अभी बना के दिखा दूंगी, बहुत इजी होगा। सिंपली बस आपको पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगॉन्स ड्रॉ करने होंगे, और उसी को आप लोगों ने जेपेग की फॉर्म में गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करना है। तो अभी के लिए इतना ही, और आप लोग सेम लिंक से आफ्टर 5 to 10 मिनट्स बाद ज्वाइन कीजिए हमें। आई थिंक आप लोग ज्वाइन कर ले हमें 9-10 PM पे। ऑलराइट, सो सी यू इंशाल्लाह एट 9-10 PM। थैंक यू। Thank you. Thanks. Okay, thanks.